नरेंद्र मोदी के 10 साल के जो कार्यकाल रहे हैं उसका चुनाव है। राम मंदिर बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि राम मंदिर एक मुद्दा था, लेकिन जितना होना चाहिए था वो मुद्दा ऊपर नहीं है, लेकिन साइलेंट वोटर है राम मंदिर के नाम पर। बिल्कुल बिल्कुल अंदर अंदर वो वोट कर रहे हैं। बिल्कुल। और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई भी क्षेत्र कमजोर नहीं समझते जी। चुनाव से लेकर चुनाव तक की, अब जैसे 2024 का चुनाव खत्म होगा, 4 तारीख को रिजल्ट निकलेगा ना, 5 तारीख से फिर से 2029 की तैयारी शुरू हो जाएगी। ये फैसला हो गया है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये भीतर की बात है, जहां पर हम चर्चा करते हैं भीतर खाने में, राजनीति में क्या चल रही है, पर्दे के पीछे कहानियां कैसे गढ़ी जा रही हैं, इस पर चर्चा होती है। हमारे साथ एक बार फिर से फ्रेम में आप बाबा को देख रहे होंगे। देखिए, कल बिहार में 5वें चरण का 5 सीटों पर चुनाव समाप्त हो चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से जो अपडेट दिए गए हैं, उस अपडेट के अनुसार लगभग 56 से 58% के बीच में चुनाव हुए हैं। कुल मिलाकर के 5 सीटों पर, अलग अलग सीट पर आंकड़े जो देखे गए, उन आंकड़ों के अनुसार अगर हम बातचीत करें उन सीटों पर जिन पर प्रतिशत बढ़े घटे हैं, सीतामढ़ी में कल 57% वोट हुए हैं, मधुबनी में 52% वोट हुए हैं, मुजफ्फरपुर में 58 हुए हैं, सारण में 54 और हाजीपुर में कुल 57% वोट हुए हैं। यानी कि 2019 की अपेक्षा इन सीटों पर अगर हाजीपुर को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो 4 सीटें हैं उन सीटों पर प्रतिशत घट गए हैं। अब ऐसे में चुनाव आयोग ने क्या रिपोर्ट दिया है, भीतर खाने में आखिरकार क्या प्लानिंग चल रही है, चलिए सीधे बाबा से जुड़ते हैं और चर्चा करवाते हैं कि 5वें चरण का चुनाव समाप्त होने के होते ही चुनाव आयोग से चौंकाने वाला रिजल्ट कैसे आ गया है। सबसे पहले तो बाबा, जो 5 चरण के चुनाव हुए हैं, इन 5 चरणों में जो प्रतिशत कम हुए हैं, क्या माना जाए? जनता के बीच में नाराजगी है क्या सभी दलों के लोगों से? वो कहते हैं कि रोजगार देंगे लेकिन मिलता नहीं है, वो कहते हैं महंगाई कम करवा देंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्या नाराजगी है लोगों के मन में कि वोट देने ही नहीं जा रहे हैं वो? कभी कभी अपने सामान्य जीवन में भी बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जो अप्रत्याशित होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप शादी ब्याह में किसी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ आपको रोटी या दाल भुजिया तो नहीं मिलता है, वहाँ तो आपको बढ़िया खाना मिलता है, क्योंकि एक दिन खिलाना है तो भाई अच्छा खिलाइए, ये परंपरा भी रही है। लोकतांत्रिक पर्व जो है उसी तरह का एक ओकेजन है जहाँ बहुत सारी बातें होती है। लेकिन अगर वो शादी होटल मौर्या में हो, खास और सामान्य घर में हो, तो दोनों के हालांकि खर्च में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन चूंकि होटल मौर्या का है तो लोग ये सोचते हैं कि वहाँ कुछ विशेष होगा, वहाँ का कुछ विशेष एम्बियंस होगा जी। ये सारी चीजें लेकर के वहाँ लोग कुछ ज्यादा ही बंठन के जाते हैं और ये प्रक्रिया होती है जी। 2019 और 2024 की अगर तुलना हम करने जाते हैं तो आपने कहा कि वोटिंग प्रतिशत घटा है, लेकिन 2019 में हम ये इसलिए बात कर रहे हैं कि अब तक हमारे पास 24 सीटों का रुझान आ गया है। 24 सीटों पे मतदान हो चुके हैं, ईवीएम में कैद हो गया है, जीत हार के आंकड़े भी आ गए हैं। और इसके साथ साथ चूंकि बहुत सारी सर्वे एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं, राजनीतिक दल के नेताओं के भी आप चेहरे पढ़ करके बता सकते हैं कि कहाँ क्या स्थिति है। इसके साथ साथ जो लंबे समय के बाद मुझे लगता है कि लगभग 17-18 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि चुनाव में या चुनाव के तुरंत बाद इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं घटी हैं। ये पहली बार देखने को मिल रहा है। करीब हम 5-6 चुनाव तो देख रहे हैं कि किसी भी तरह का कुछ बात नहीं हुआ था, लेकिन इस बार के चुनाव में हिंसात्मक घटना हुई है और वो भी छपरा से सुनने को आ रही है। ये बातें कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर रही हैं कि इस बार का चुनाव कुछ ज्यादा ही, कारण कि जब बहुत ज्यादा किसी चीज पर खींचातानी होती है तो वहां विवाद का कारण बनता है, झगड़ा होते हैं। जी। लगता है कि वही सारण में भी स्थिति उत्पन्न हो गई है और जीत हार का जो लगातार लालू प्रसाद का परिवार, लालू प्रसाद खुद, उनकी पत्नी, इस बार बेटी खड़ी हैं जो हारते आ रहे हैं, तो इस बार उसको हार को जीत में बदलने के लिए वो सब प्रयास हो रहा है। तो दूसरी तरफ जो पक्ष है वो हारना नहीं चाह रहा है। तो निश्चित रूप से जब दो लोग होते हैं, आप क्रिकेट के मैच में देखिएगा कि माउथ टू माउथ एक दूसरे से को हराने जिताने की बात की जाती है और उसमें विवाद बढ़ता है।
ये जो आपने बताया कि 2019 में 59.32% हुआ था और इस बार 57.55% हुआ था, ये कल शाम के 6 बजे तक का हमारे पास जो रुझान आया था वो था। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा था कि ये प्रतिशत अभी फाइनल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे पास चुनाव आयोग का जो रिपोर्ट आया है, जो रिजल्ट आया है, वो काफी चौंकाने वाला है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं देख रहा था, आप चुनाव के जस्ट दूसरे दिन 12 घंटे के लगभग बाद आप बातचीत कर रहे थे चिराग पासवान से। जी। तो जो बातें हम कल से कहते आ रहे हैं कि जब वोटिंग प्रतिशत घटा था तो काफी परेशानी हुई थी। और संपादक नमन मिश्रा से भी बातचीत होती हुई तो उन्होंने कल बताया कि हाजीपुर में भारत लाइव भी देखा जा रहा था। जब हमने ये कहा कि 7.43% मात्र वोट हुआ है 2 घंटे में, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आज उस बात की पुष्टि भी हुई। आपसे बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि हाँ, कुछ वोटर होते हैं जो इस तरह से निकलते हैं, हम जब निकले तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद थी कि हमारे वोटर निकलेंगे। अब ये वोटर किसके निकले, क्या है बढ़ा है, वो अलग बात है। लेकिन एक बात तो हम सुबह में ही बता चुके थे। मेरी चंदन जी से बातचीत हो रही थी जी। तो चंदन जी से बातचीत के दौरान मैंने कहा था कि इस बार हाजीपुर में फिर से एक रिकॉर्ड बनेगा, और रिकॉर्ड बन गया। मैंने कहा था कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य भी व्यक्त किया था कि आप 7.43% आप बाबा कह रहे हैं कि अब बढ़ेगा। हम बोले कि देखिए कैसे बढ़ता है। वही स्थिति हुई और धीरे धीरे जब दूसरी बार हम बैठे 11 बजे का विश्लेषण लेकर के, तो हमने जब 17.36% देखा तो चंदन जी ने कहा कि नहीं, आपका बिल्कुल सही था। तो सिंपल सी बात है कि क्षेत्र, वहां के जनता, वहां की जो जातीय गोलबंदी है, जातीय आंकड़े हैं, इन सब को यदि कसौटी पे कस करके आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वोटिंग प्रतिशत कैसे उतरता और चढ़ता है। आपको याद होगा रत्नेश की 2024 के पहले चरण के जो 4 सीटों पे चुनाव हुए थे, तब से लेकर के, और जब सीमांचल मिथिलांचल के क्षेत्र में वोटिंग हो रहे थे तब से लेकर के हम लगातार आपको बता रहे हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि जो सीमांचल का क्षेत्र है, जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां का वोटिंग प्रतिशत अधिक होता है। लेकिन इस बार न तो 2014 जैसा नरेंद्र मोदी को आजमाना है, ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, न ही इस बार देश की रक्षा और सुरक्षा का सवाल है जैसा 2014 में हुआ था, 19 में हुआ था। इस बार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के 10 साल के जो कार्यकाल रहे हैं उसका चुनाव है। राम मंदिर बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि राम मंदिर एक मुद्दा था, लेकिन जितना होना चाहिए था वो मुद्दा ऊपर नहीं है। लेकिन साइलेंट वोटर हैं राम मंदिर के नाम पर। बिल्कुल अंदर वोट कर रहे हैं। बिल्कुल। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, इस पर भी बहुत जल्दी हम एक लेकर के आ रहे हैं कि जो ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई है बिहार में, इसीलिए नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसीलिए अमित शाह यहाँ रात भर डेरा डाल रहे हैं, इसीलिए निर्मला सीतारमण आ रही हैं, राजनाथ सिंह का यहाँ लगातार दौरा हो रहा है। देखिए, चुनाव है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई भी क्षेत्र कमजोर नहीं समझते जी। चुनाव से लेकर चुनाव तक की, अब जैसे 2024 का चुनाव खत्म होगा, 4 तारीख को रिजल्ट निकलेगा ना, 5 तारीख से फिर से 2029 की तैयारी शुरू हो जाएगी। और बाकी के जो क्षेत्रीय दल हैं और बाकी के दल हैं, उनके लिए लोकसभा का चुनाव बहुत महत्व नहीं रखता है, उनके लिए स्टेट का चुनाव महत्वपूर्ण रहता है और वो उस पर फोकस करते हैं। उस पर फोकस, जैसे तेजस्वी यादव का दिख रहा है इस वक्त। बिल्कुल। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं नजर आती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो 8 राज्यों में 49 सीटों पे जो चुनाव हुए हैं, इसके बाद जो आंकड़े हमारे पास हैं उसके हिसाब से 428 सीटों का पर मतदान हो चुका है। यानी कि ये फैसला हो गया है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। इसके दावे भी अलग हैं। इन दावों में सबसे पहला दावा 2 दिन पहले करके गए हैं अमित शाह कि हम 270 सीटें अब तक जीत चुके हैं। जब 379 सीटों का चुनाव चौथे चरण में हुआ था, 5वें चरण का भी वोटिंग बाकी था, तब उन्होंने कहा था 270 हम जीत गए जी, जिसको लेकर के कटाक्ष भी किया गया था, कई तरह की बातें भी सामने आई थी। लेकिन ये आंकड़े आईबी के हैं। नरेंद्र मोदी का विरोध करने का कारण क्या हो सकता है? आप एक छोटी सी बात समझिए, जो चुनाव आयोग का ये जो आया है रिजल्ट, ये रिजल्ट इस बात की तरफ इशारा जरूर कर रहा है कि इस देश में एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई शब्द नहीं है। कारण
कि आप नरेंद्र मोदी को कहाँ घेर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी को घेर सकते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। कितने दंगे हुए इस देश में, 10 साल में क्या हुआ। आप कह सकते हैं कि ये सामाजिक विषमता फैलाते हैं। कितने नक्सली घटनाएं हुई। जी, हम तो बाबा लगातार रिपोर्ट भी देते हैं अपने दर्शकों के माध्यम से, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया, जांच पड़ताल के माध्यम से हम देते हैं। बिल्कुल, ये है। इसके अलावे आप नरेंद्र मोदी को कहाँ घेर रहे हैं, तो रोजगार नौकरी नहीं दिए। तो नरेंद्र मोदी ने 5 किलो अनाज दिया है। आप अगर रोजगार नौकरी नहीं करते हैं तो आप भूखे नहीं रह सकते हैं। और एक बात है, विश्वकर्मा योजना भी एक आई थी, बहुत सारी योजनाएं, मैं अभी तो वहां तक पहुंचा ही नहीं मैं। जी, अभी तो मैं वहीं उलझ के रह गया हूं कि क्या संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। ये कह करके नरेंद्र मोदी को आप हरा सकते हैं क्या? परसेप्शन एक बनाया जा रहा है आरक्षण को लेकर, तो नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया अपना बात कि वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है, हम खत्म क्यों करेंगे। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा ये एक अलग मुद्दा है जी। नरेंद्र मोदी को इस पर बोलना भी नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि चुनाव है और विपक्ष हमला कर रहा है, इसलिए उनको बोलना पड़ा जी। बोलना इसलिए पड़ा कि आप आरक्षण की बात जब करते हैं तो आरक्षण का प्रावधान हमारे यहाँ जो हमारे संविधान के द्वारा है कि वो 49.9% से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया तो उन्होंने 10% उसमें से लिया और आग्रह किया कि हमारे संविधान में ये संशोधन करके इस आरक्षण की सीमा को और बढ़ाया जाए। न तो किसी का हक मारा, न किसी में कोई सेंधमारी की। यहाँ अलग अलग राज्यों में आप देख लीजिए तो ओबीसी के बाद एक ईबीसी निकाला गया। ओबीसी को क्या था, जहाँ लालू प्रसाद की जाति थी, जहाँ नीतीश कुमार की जाति थी, उन लोगों को क्या मिला, 27% क्रीमी लेयर। और उन लोगों में 27% में से कितनी जातियां हैं, 21-22 हैं जी। बिल्कुल, लगभग 22 या 25 के करीब बस। वह मान के चलिए 30 जातियां हैं, मान के चलिए 30 जातियां हैं। लेकिन वहीं ईबीसी 36% है, तो उसमें 200 से अधिक जातियां, 215 से ज्यादा है। तो आपने क्या किया, किसी का हक मार लिया। बिल्कुल, आप इन सभी जातियों को मिलाकर के एक साथ रखते तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन आपने तो इनको अलग अलग खाने में बांट दिया। दलित और महादलित में आपने बांटा, उसमें भी आपने बहुत सारी बातें की। इसके अलावे एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब नरेंद्र मोदी ने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया था 10%, तो तेजस्वी यादव कैसे छाती चीर करके चिल्ला के बोल रहे थे, हक मार लिया। ये सारी बातें कहीं ना कहीं नोटेड है। नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने इस बात का भी जवाब दिया है कि आपने क्या दिया। आप ये तो बता दीजिए। हम तो मान लेते हैं खत्म कर रहे हैं संविधान, हम मान लीजिए खत्म कर रहे हैं आरक्षण, जातीय जनगणना का श्रेय तो लेते हैं ना। बिल्कुल, ये सारी चीजें घुमा फिरा करके जब जगह पर आती हैं तो जो जिस बात के लिए हम इतनी सारी कहानी कहे हैं, ये हमको कहना पड़ा, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब विशेष परिस्थिति नहीं है, इस देश में इस तरह का कोई ड्रास्टिक परिवर्तन नहीं हो रहा है कि भाई एकदम नरेंद्र मोदी को हटा दो, हिला दो। कहीं से कोई भी ये नहीं कह रहा है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रहेंगे। सिर्फ कुछ लोगों को जिनके पास 0 सीट है वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जो 40 से 50 सीट के बीच में टिक गए हैं वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर देंगे। हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, हम ये सीरियस बात बता रहे हैं। एक बिखरा हुआ विपक्ष, एक बिखरी हुई टीम सामने वाली मजबूत टीम को कैसे हराएगी, ऊपर से ही कुछ होना होगा ना। तो उसमें भी राम जी नीचे बैठे हुए हैं, राम जी आ गए हैं, वो भी कुछ नहीं हिलडोल होने देंगे, क्योंकि राम जी वाला वोट तो कहीं जाने वाला नहीं है। राम जी वाला वोट तो आएगा ही, क्योंकि राम मंदिर को लेकर के आज से 3 महीना पहले जिस तरह की बातें इस देश में हुई, लोग उसका विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि अब शगुन हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद ने कहा था, मुझे याद है 2014 में कि शाम का समय था, गोधूली बेला थी और नरेंद्र मोदी जो हैं शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो लालू प्रसाद ने कहा था कि गधबेर में कुछ कोई जाला न तो कर परिणाम बढ़िया ना होला। मामला ये हो गया कि धारा 370 खत्म हो गया, 3 तलाक वाला मामला खत्म हो गया। मुस्लिम समाज जो जिसको डराते आ रहे थे अब तक कि कोका हो खा जाई, कोका हो खा जाई, भारतीय जनता पार्टी ने उन मुस्लिम समाज को अलग अलग योजनाओं और नीतियों के द्वारा अपने पास बुलाया है, जिसके कई मुस्लिम से मेरी बात हुई
दानिश इकबाल से मेरी बातचीत हो रही थी और दानिश इकबाल ने कई इंटरव्यू में ये बात कहा है कि अब तक मुसलमानों को डरा करके रखा गया है। मैं भी मुसलमान हूं, पूरे हिंदू समाज के बीच में रहता हूं और सभी मेरा सम्मान करते हैं। इसका मतलब क्या है? तो इस देश में न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, इन दोनों को जो अलग करे वो इंसान बुरा है। चिराग पासवान के गढ़ हाजीपुर में थे हम 2-3 दिन पहले, जब गए थे तो वहाँ पे नमाज पढ़ के लोग निकल रहे थे। नमाज पढ़ के जो लोग निकलते हैं वो तो झूठ बोलेंगे नहीं। तो उनसे जब सवाल किया गया कि भाई मोदी की सरकार अच्छी है या फिर लालू की, तो उन्होंने कहा मोदी की सरकार अच्छी है, अनाज हमें देते हैं मोदी जी, बहुत कुछ किया है उन्होंने, हम शांति से रह रहे हैं। उन्माद फैलाने की कोशिश कौन कर रहा है ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। अब तक कितने दंगे हुए हैं, जो बातें पहले आपने कही थी वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि कितने दंगे हुए हैं, पहले कितने दंगे होते थे। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के भी एक छोटा सा ही वर्ग मान लेते हैं ये एग्रेसिव है नरेंद्र मोदी पर, और महिलाएं तो बहुत ज्यादा होंगी मुझे लगता है। बहुत छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं। मुझे याद आ रहा है कि 2015 के चुनाव के बाद 16 या 17 का समय रहा होगा जी, जब अश्विनी चौबे के पुत्र हैं अरिजीत शाश्वत, भागलपुर से वो चुनाव भी लड़े थे 2015 में। अश्विनी चौबे के पुत्र हैं और हिंदुत्व के अच्छे खासे धरोहर भी हैं। आप देखिएगा भगवा पहनते हैं, साफा बांधते हैं, उनका फोटो देखिएगा तो योगी आदित्यनाथ टाइप का नजर आता है। हिंदुत्व के मैंने बड़े धरोहर मानते हैं अपने आप को। अच्छा, अभी अश्विनी चौबे के बारे में आपको पता ही है, रोज पाकिस्तानी लोगों को भेजते हैं, हुआ गिरिराज सिंह, किसी को बंगाल की खाड़ी में भेज देते हैं। तो एक कार्यक्रम चल रहा था भागलपुर में, जिस कार्यक्रम में थोड़ा सा 19-20 हुआ था। 19-20 क्या हुआ था कि कुछ लड़के, आप जानते हैं, उदंड हो जाते हैं। तो एक मुस्लिम बहुल इलाके से गुजर रही थी उनकी रैली, उस सभा। तो उसी बीच में उन लोगों ने कुछ ऐसा शब्द बोला, हालांकि रिएक्शन उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक मामला जरूर बना कि ये आपस में जाकर के लड़ाई कर लिया और उसके एवज में अश्विनी चौबे के पिता मंत्री रहते हुए अश्विनी चौबे के पुत्र की गिरफ्तारी हुई थी। उनको अब सरेंडर करना पड़ा था और बाद में जब पता चला कि नहीं, इस तरह की कुछ बात नहीं है, तो उनको बरी किया गया था। खैर, ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी जो हमारे पास रिपोर्ट है जी, उस रिपोर्ट में 60.9% पोलिंग हुआ है, जिसमें वेस्ट बंगाल में, आप समझिएगा बहुत ये बारीक बात है कि वेस्ट बंगाल की 42 सीटों में कहा यह जा रहा है कि इस बार 50% प्लस है भारतीय जनता पार्टी। ये वोट जो 74% से अधिक हुआ है, ये उसी का नतीजा है। यानी ममता दीदी अब तक जो वो एक रखती थी डर का माहौल, उस माहौल से लोग निकल गए हैं। 2022 में ही चुनाव हुआ था ना जी, 2022 में बंगाल का चुनाव हुआ था। उस चुनाव में भी बहुत सारी बातें देखने को मिली थी कि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। बात करें लद्दाख, यहाँ के लोगों को वोटिंग का मौका मिला, एक अलग यूनियन टेरिटरी बना। यहाँ पर 69% मतलब 70% के आसपास वोट हो जाना। इसके बाद उड़ीसा, यहाँ भी एक परिवर्तन की लहर चल रही है। यहाँ भी पिछली बार से बेहतर परिणाम दे सकती है भारतीय जनता पार्टी, इसका भी संदेशा शुरू हो चुका है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में आपको पता ही है क्या रिजल्ट था। आज हम एक जगह बैठे हुए थे बाबा, झारखंड की जब बात आप कर रहे हैं तो एक जगह बैठे हुए थे, वो कह रहे थे झारखंड में तो एकदम समझिए निकल गया सारा सीट, सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वहाँ पे निकला है और सारे साइलेंट वोटर हैं। पूरा जो बातें कह रहे हैं कि मतलब साइलेंट वोटर हैं सारा कुछ। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी लोगों ने बहुत एग्रेसिव वोटिंग किया है। दैट मीन्स कि आप समझिएगा कि कहीं ना कहीं इस देश के लोगों ने एक भरोसा जरूर जताया है। परिणाम क्या होगा 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जब ये चुनाव आयोग का ऑफिशियल जो रिजल्ट आता है, हम बाद में फिर बात करेंगे, तो हम चंदन जी से इस विषय पर बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे की और रणनीतियां क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 24 सीट का जो समीकरण हमारे पास आया है और 24 सीटों का रुझान आ रहा है, इसमें 2 तरह की बातें हो रही है। एक तो ये कि तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी का हर्डल लगा दिया, ब्रेक लगा दिया है, उसको फांदना कूदना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी का रथ रोक दें। लालू रोक सकते हैं। जब लालू रोके थे तो लालू का दूसरा कहानी था, दूसरा कहानी। यहाँ तेजस्वी यादव उस जगह पर पहुंचे ही नहीं हैं और लालू का मुकाबला बराबरी उनका करना भी मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने जो माई बाप का पार्टी कहा था उसमें वो असफल रहे हैं। न तो वो मुसलमानों को रोक पाए,
न यादवों को रोक पाए, यानी लालू प्रसाद का MOI समीकरण टूटा। उसके बाद उन्होंने कोशिश किया कुशवाहा और मल्लाह को जोड़ने का। कुशवाहा और मल्लाहों ने क्या फैसला किया वो तो देखने को मिलेगा मुजफ्फरपुर में और अन्य जगहों में, खगड़िया वगड़िया में तो आप लोग देख ही चुके हैं सब। इसके बाद अब जो एक नए समीकरण बाद की बात है, उसमें भी आप देखा होगा कि क्या किए। उसमें भी सवर्णों की अगड़ी जाति की बात की गई है, लेकिन अगड़ी जाति में अगर 2 ही लोगों को 23 में से आप सीट देते हैं, ये आप नहीं कह के निकल सकते हैं ना कि हम 40 में से इतना लोगों को दिए। आप इन्फ्लुएंस थोड़े करते हैं जी। आप अगर इन्फ्लुएंस करते हैं, कहिए कि नहीं कांग्रेस को तो हम ही चला रहे हैं, तो कह के दिखाइए। 23 सीट में आप गिने जाइएगा कि 23 में कितने सवर्णों को आपने दिया, तो आपने 2 दिया, आपने भूरा बाल में बाल साफ कर दिया, बाल साफ कर दिया। चलिए देखिए, तो ये है भीतर की बात, जहां पर चुनाव आयोग के दिए गए रिपोर्ट के अनुसार बाबा ने आपको बताया परिणाम क्या हो सकता है। बिहार के अलावा बिहार के बाहर के जो राज्य हैं, चाहे लद्दाख की बातचीत की जाए, चाहे पश्चिम बंगाल की बातचीत की जाए, झारखंड की बातचीत की जाए, उड़ीसा की बातचीत की जाए, ये वैसे राज्य हैं जहां पर पहले भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से अपनी जो परिस्थितियां थी पार्टी के जीत हार की, वो बड़ा कम होता था। लेकिन अब चूंकि 2024 का चुनाव बहुत कुछ परिस्थितियों को बदल रहा है, बंगाल में भी बदला है, झारखंड में भी बदला है, उड़ीसा में भी बदल दिया, लद्दाख में तो बदल ही रहा है, बिहार में क्या कुछ होता है ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आंकड़ों के मुताबिक बाबा ने आपको सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।